नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपांशु आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल सैंकी बाय नेचर में। इस सीरीज में हम फिल्मों की कहानी नहीं दोहराते, बल्कि ये समझते हैं कि फिल्में क्यों बनी, उनके पीछे राइटर और डायरेक्टर की सोच क्या थी, उस दौर की टेक्नोलॉजी कैसी थी और आज भी उनसे क्या सीखा जा सकता है। आज की फिल्म है रोग 2005। साल 2005 का दौर हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव का समय था। एक तरफ बड़े बजट की मसाला फिल्में थीं, तो दूसरी तरफ कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसे विषयों पर काम कर रहे थे जो ज्यादा मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और माहौल प्रधान थे। रोग भी उसी कैटेगरी में आती है। इसे एक साधारण थ्रिलर समझना आसान है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी असली ताकत इसका मूड, उसका अकेलापन और उसके किरदारों की मानसिक स्थिति है। इस फिल्म का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं था कि अपराध किसने किया, बल्कि ये भी दिखाना था कि किसी घटना का असर इंसान के मन पर कितना गहरा पड़ सकता है। यही वजह है कि इसकी गति जानबूझकर धीमी रखी गई, ताकि दर्शक किरदारों के साथ समय बिता सके और उनके भीतर के खालीपन और बेचैनी को महसूस कर सके। डायरेक्टर ने तेज कट्स और लगातार एक्शन की जगह शांत फ्रेम, कम डायलॉग और एटमॉस्फेयर पर भरोसा किया। इस तरह की स्टोरी टेलिंग हर किसी को पसंद नहीं आती, पर यही चीज इस फिल्म को अलग बनाती है। अगर हम 2005 के तकनीकी दौर को देखें, तो उस समय आज की तरह उन्नत सीजीआई या एआई टूल्स नहीं थे। इसीलिए ऐसी फिल्मों का प्रभाव ज्यादातर कैमरा एंगल, लाइटिंग, लोकेशन, बैकग्राउंड स्कोर और कलाकारों के अभिनय से बनाया जाता था। रोग में भी यही हुआ। फिल्म का माहौल बनाने में लाइटिंग और कलर टोन का बड़ा रोल है। साथ ही उस दौर के प्रोडक्शंस में सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को भी कहानी का हिस्सा माना जाता था। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि राइटर और डायरेक्टर ने कहानी कैसे बुनी, कैमरे ने भावनाओं को कैसे दिखाया और किन तकनीकी चुनावों ने फिल्म का टोन सेट किया। इस फिल्म की कहानी इस तरह बुनी कि दर्शक शुरुआत से ही सवालों के साथ आगे बढ़े, जवाब ढूंढने के बजाय। इसकी थीम अपराध नहीं है, बल्कि अपराध के बाद इंसानी मन में उठने वाली बेचैनी, आकर्षण, अपराध बोध और जुनून है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो हिमांशु ब्रह्मभट्ट ने तेज रफ्तार के बजाय एक नियंत्रित और एटमॉस्फेरिक स्टाइल चुना। कैमरा जल्दी कट नहीं करता, बल्कि कुछ सेकंड रुककर दर्शक को दृश्य का भाव महसूस करने देता है। सिनेमेटोग्राफी में लो की लाइटिंग, हल्के नीले और स्लेटी रंगों का इस्तेमाल और कई जगह छाया का प्रयोग एक रहस्यमय माहौल बनाता है। एडिटिंग भी इसी सोच के साथ की गई है। बहुत तेज कट्स नहीं, बल्कि दृश्यों को सांस लेने की जगह दी गई है। संगीत की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी और खालीपन को उभारने का काम करता है। गाने भी कहानी से अलग नहीं लगते, बल्कि फिल्म के भावनात्मक संसार को आगे बढ़ाते हैं। अगर तकनीकी नजर से देखें तो बड़े वीएफएक्स पर निर्भर नहीं थी। यह फिल्म ज्यादा पारंपरिक फिल्म मेकिंग पर टिकी थी, जहां तकनीक का उद्देश्य दर्शक को चौंकाना नहीं, बल्कि माहौल में डुबोना था। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे हिडन सिंबोलिज्म, दर्शकों की प्रतिक्रिया, क्रिटिक्स की राय और इस फिल्म की लेगेसी। आगे बढ़ते हैं, और यही से ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि अध्ययन का विषय बन जाती है। अगर रोग के प्रतीकों और विजुअल भाषा को ध्यान से देखें, तो बार बार दिखाई देने वाला अकेलापन, खाली जगहें, शांत फ्रेम और सीमित रंग पैलेट सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं है। ये मुख्य किरदार की मानसिक स्थिति को बिना शब्दों के व्यक्त करते हैं। निर्देशक दर्शक को ये महसूस कराना चाहते हैं कि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं, बल्कि वातावरण से समझी जाती है। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। धीमी गति और गंभीर टोन की वजह से मेन स्ट्रीम ऑडियंस का बड़ा हिस्सा इससे तुरंत नहीं जुड़ पाया। लेकिन जिन दर्शकों को साइकोलॉजिकल ड्रामा और वातावरण प्रधान फिल्में पसंद थी, उन्होंने इसकी कुछ खूबियों की सराहना की। क्रिटिक्स की राय भी मिली जुली रही। कुछ ने मूड और म्यूजिक की तारीफ की, कुछ ने रफ्तार को धीमा कहा। लेकिन आज के नजरिए से देखें तो रोग हमें यह सीख देती है कि हर फिल्म का उद्देश्य सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। कुछ फिल्में दर्शक को सोचने, महसूस करने और किरदारों के मन के भीतर झांकने का मौका देती है। रोग उसी श्रेणी में आती है। आज के फिल्म मेकर इस फिल्म से सीख सकते हैं कि कैसे कम संसाधनों में भी माहौल बनाया जा सकता है, कैसे लाइटिंग और कैमरा कहानी का हिस्सा बन सकते हैं, और कैसे संगीत सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, बल्कि भावनात्मक भाषा बन सकता है। अगर मैं इस फिल्म को एक वाक्य में परिभाषित करूं, तो ये एक ऐसी फिल्म है जो रहस्य से ज्यादा मनोविज्ञान पर भरोसा करती है। इसकी असली ताकत जवाबों में नहीं, उन सवालों में छुपी है जो ये दर्शकों के मन में छोड़ जाती है। और इसी के साथ आज का सिनेमा डिकंस्ट्रक्शन यही समाप्त होता है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जिनकी परतें खोलकर समझी जा सके, तो इस सीरीज को जरूर आगे बढ़ाइए।
यहाँ हम फिल्मों की कहानी नहीं दोहराते, उनके निर्माण, उन सोच और सिनेमाई भाषा को समझते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई फिल्म के साथ। धन्यवाद।